मुंबई के पाली हिल का आलीशान बंगला, दिल्ली का चमचमाता रिलायंस सेंटर और करोड़ों की प्रॉपर्टी पूरे देश भर में अब सब कुछ है ईडी के कब्जे में। जी हां, अनिल अंबानी ग्रुप पर 3084 करोड़ रुपए की बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि अंबानी के परिवार तक ईडी पहुंच गई? तो ये कहानी है पैसे, कर्ज और हेराफेरी के शक की। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी की दो कंपनियों रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी RCFL में लगभग 5000 करोड़ का निवेश किया था। लेकिन कुछ ही सालों में ये पैसा डूब गया। दिसंबर 2019 तक इन कंपनियों पर करीब 3300 करोड़ का बकाया रह गया। ईडी की जांच में सामने आया कि पैसा वहां नहीं गया जहां उसे जाना चाहिए था। कथित तौर पर RHFL और RCFL ने जो लोन लिया था, उनका बड़ा हिस्सा रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में ही वापस डाल दिया गया। यानी एक हाथ से पैसा निकाला और दूसरे हाथ से उसी ग्रुप में लौट आया। इसे कहा जाता है फंड डाइवर्जन या साइफनिंग ऑफ, यानी कि जब कर्ज की रकम अपने असली मकसद से हटकर किसी निजी फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए। अब ईडी का आरोप है कि रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड के जरिए सीधे निवेश करना मना था, फिर भी फंड्स को यस बैंक के रास्ते ग्रुप की कंपनियों तक भेजा गया। जैसे पैसे को चैनल बदलकर उसी गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। कौन कौन सी संपत्तियां अटैच हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। ईडी ने 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए एक्ट की धारा 5(1) के तहत करीब 3084 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इनमें शामिल है मुंबई में पाली हिल का अंबानी परिवार का मशहूर बंगला, नई दिल्ली का रिलायंस सेंटर, मुंबई के चर्च गेट का नागिन महल ऑफिस और चेन्नई के अडयार और OMR इलाके में 29 फ्लैट्स जिनकी कीमत करीब 110 करोड़ है। इसके साथ ही पुणे, ठाणे, नोएडा, हैदराबाद और ईस्ट गोदावरी की भी कई प्रॉपर्टीज को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया गया है। फिलहाल तो ये अटैचमेंट अस्थायी है, लेकिन अगर जांच में मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई तो ये प्रॉपर्टी सरकार के नाम हो जाएंगी, वरना अनिल अंबानी ग्रुप को इसे वापस कर दिया जाएगा। ये कदम सिर्फ एक कारोबारी का केस नहीं है, बल्कि भारत के कॉर्पोरेट पारदर्शिता और बैंकिंग सिस्टम पर भरोसे का भी एक बड़ा सवाल है। एक समय था जब अनिल अंबानी को भारत का सबसे तेज उभरता बिजनेसमैन कहा जाता था, लेकिन आज वही नाम बार बार जांचों और कर्जों में फंसा हुआ दिखाई देता है। क्या ये केस उनके लिए एक अंतिम झटका साबित होगा या अदालत में उन्हें अब राहत मिलेगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे केस बड़े उद्योगपतियों की जवाबदेही को और बढ़ाते हैं या सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।